Good morning to everyone. Welcome to our YouTube channel Gyanoday, the scientific education point. Today we are going to deal with the soil profile, मृदा परिच्छेदिका and formation of soil, मृदा का निर्माण. So firstly you should have fair knowledge of soil, which we have already dealt in our previous video, and you must have knowledge what is soil profile, मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं. तो इसे हम जस्ट एक एग्जांपल से देखें कि अगर आप कहीं पे गड्ढा खुद रहा हो, कहीं पे अगर बहुत गहराई का गड्ढा खुद रहा हो, आप वहां पर जाकर देखिए तो आपको उस जगह पर मिट्टी के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं. ये अलग अलग रंग बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मिट्टी की अलग अलग लेयर्स हैं. इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका, प्रोफाइल. तो सॉइल प्रोफाइल की जब हम बात करते हैं तो हमारे सबसे ऊपर जो होता है उसे हम बोलते हैं ओ लेयर. ठीक है, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं ओ लेयर, मतलब ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ? कार्बनिक. इस वाली लेयर को हम बोल रहे हैं कार्बनिक लेयर, कार्बनिक प्रोफाइल, ऑर्गेनिक प्रोफाइल, जहां क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ह्यूमस जो है, ह्यूमस कहां पाया जा रहा है? ओ लेयर के अंदर. सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कहां पाए जाते हैं? ओ लेयर के अंदर. क्यों? क्योंकि जितनी भी सूक्ष्म जीव की एक्टिविटीज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज हो रही है, जितना भी डीकंपोजिशन का, विघटन की क्रियाएं हो रही है, जैविक विघटन की क्रिया, वो कहां हो रही है? ओ लेयर के अंदर होती है. ठीक है, उसके नीचे आता है आपके ए लेयर, अर्थात मिनरल या खनिज परत. तो ए लेयर के अंदर आपके क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के जो इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, वो सब कहां है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो आपकी देखिए ओ लेयर, जिसके ऊपर आपके प्लांट्स वगैरह हैं, इनकी जो रूट्स होती है, ये रूट्स आपके कहां तक आ रही है? ए लेयर तक आती है. ठीक, इसके नीचे आता है आपके ई लेयर. ई लेयर में हमारे क्या होता है? इसको हमने बोला एल्यूविएशन, है ना. एल्यूविएशन का मतलब क्या होता है? निक्षालन. निक्षालन संस्तर इसको हम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इस वाली लेयर के अंदर आपके क्या होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो कहां हो जाती है? वॉश होने लगती है, यहाँ पर निक्षालित हो जाती हैं. इस वजह से इसे बोला जाता है ई एल्यूविएशन या निक्षालन स्तर. देन आपके आता है बी इल्यूविएशन. ठीक है, इसको हम वॉश इन लेयर भी बोलते हैं, जहां आपके क्या हो रहा है कि इस वाली लेयर के अंदर अगर हम आर्द्र क्षेत्र की बात करें, मतलब जहां आपके रेन ज्यादा है, ह्यूमिड ज्यादा है, उन क्षेत्रों में यहां पर क्या होगा? आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, सिलिका क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा होता है. सिलिकेट क्ले की मात्रा इस लेयर में बहुत ज्यादा होती है. जबकि शुष्क क्षेत्र, राजस्थान जैसे इलाकों में, ड्राई एरियाज के अंदर, यहाँ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, देन आता है आपके सी लेयर, रिगोलिथ. सी लेयर बेसिकली इसका काम क्या है? तो सी लेयर के द्वारा ही आपके ए बी लेयर का निर्माण होता है. ठीक है, यहां आपके मेन लेयर क्या है? बी लेयर है. बी लेयर को हमने सिर्फ दो पार्ट में बांट दिया गया है. इसके ऊपर वाले पोर्शन को ई बोल रहे हैं, नीचे वाले को बी बोल रहे हैं. तो अगर हमसे ये क्वेश्चन आए कि सी लेयर का काम क्या है, तो सी लेयर का काम बेसिकली आपके ए लेयर और बी लेयर का निर्माण करना है. क्लियर? फिर आपके आ जाता है आर, जिसे हम रेड ब्लॉक बोलते हैं. चट्टानी क्षेत्र जो होता है, जहां आपको पता है कि जितनी गहराई में हम जाते हैं नीचे की ओर, आपके भूमि के अंदर क्या होने लगती है? पथरीली जमीन आती है, चट्टानें पाई जाती हैं. तो वो वाला आपके आर ब्लॉक कहलाता है. ठीक है, आर. तो अब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो इंपॉर्टेंट चीज एक आपके होती है ट्रू सॉइल. ट्रू सॉइल, सत्य मृदा. ठीक है, ये ट्रू सॉइल कौन कौन सी लेयर मिलकर बनाती है? तो ट्रू सॉइल मिलकर बनाती है आपके ए प्लस बी लेयर. ए लेयर और बी लेयर मिलकर बनाती है आपके ट्रू सॉइल. कभी कभी आपके इस तरीके से भी आ जाता है, क्योंकि ए और बी
हालांकि ई जो है वो बी का ही पार्ट है, बट कंफ्यूज करने के लिए कैसे आ सकता है, ये ए प्लस ई प्लस बी। देन नेक्स्ट आपके आ जाता है रिगोलिथ। ये रिगोलिथ कब बोल रहे हैं हम, रिगोलिथ बेसिकली क्या है, असंगठित पैतृक पदार्थ। पैतृक, अभी मैंने आपको बोला था कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ए और बी का निर्माण कर रहा है, तो जो निर्माण कर रहा है वो क्या हुआ, पैतृक हुआ। तो ये आपकी क्या है, सी बेसिकली क्या है, पैतृक पदार्थ है, असंगठित पैतृक पदार्थ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपके अब क्या बना रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। जब इन तीनों को हमने साथ में जोड़ दिया तो हम इसको एक टर्म बोलते हैं रिगोलिथ। क्लियर है। तो अगर आपसे आ जाता है व्हाट इज रिगोलिथ, तो रिगोलिथ के लिए आप क्या बोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों होराइजन मिलकर आपके क्या बना रहे हैं, रिगोलिथ का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये है आपके सॉइल प्रोफाइल। अब इस सॉइल प्रोफाइल का निर्माण कैसे हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सॉइल प्रोफाइल का निर्माण कैसे होता है। तो सॉइल प्रोफाइल, किसी भी मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करने के लिए आपके 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके निर्माण के लिए, मतलब फॉर्मेशन के लिए 3 फैक्टर्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। पहला होता है आपके भौतिक या फिजिकल, दूसरा है आपके रासायनिक, मतलब कि आपके क्या हो गया, केमिकल, एंड थर्ड वन इज योर जैविक, दैट मीन्स बायोलॉजिकल। अब फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें आता है आपके टेम्परेचर, तापमान, दूसरा आ जाता है आपके जल, मतलब वाटर, तीसरा आपके आ जाता है इसमें आइस या ग्लेशियर, मतलब बर्फ, ठीक है, एंड देन विंड, वायु। ठीक है, पहले हम इनकी बात करते हैं जरा। तो आप देखिए कि हम लोग अब तक हमने जब प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी कि सॉइल का निर्माण कैसे हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो हमने एक वर्ड बोला था कि इसका निर्माण कैसे हो रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का अपक्षय। ठीक है, चट्टानों के अक्षय से या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक से आपके मृदा का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ये अक्षय जो हो रहा है, वेदरिंग जो हो रही है, वो वेदरिंग कैसे हो रही है, तो वो वेदरिंग हो रही है इन 3 चीजों से, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो अब आप देखिए टेम्परेचर, चट्टान, अगर ये चट्टान है, यहां पे जब आपके टेम्परेचर आ रहा है तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, हमने प्रीवियस क्लास में 9th 10th में पढ़ा है कि जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वो क्या होने लगती है, फैलने लगती है। तो आपके क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से अब ये चट्टान, हर चीज मॉलिक्यूल से बनी हुई है, अणुओं से मिलकर बनी हुई है, तो ये चट्टान के जो ये अणु है, मॉलिक्यूल है, ये क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है, जब ये फैलेंगे तो अब आपकी क्या हुई, ये लूज हो गई, इनका जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है, अंतरा आणविक बल है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, लूज हो जाता है, जिससे कि ये आसानी से टूटकर अलग हो जाती है। इसी तरीके से जल, ठीक है, समझ में आया। तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर चट्टानों के अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल जो होता है उसको लूज करता है। कैसे करता है, तो उसके एक्सपेंशन के द्वारा, फैलाव के द्वारा। तो फैलने सिकुड़ने की क्रिया की वजह से क्या होने लगता है, ये चट्टान धीरे धीरे टूटकर अलग होने लगती है।
देन वाटर, वाटर क्या कर रहा है, जब आपके किसी जगह से पानी तेजी से बहकर निकलता है तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर जो ये चट्टान के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इनको भी क्या होगा, लगातार पानी के बहने के कारण कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल यहाँ पर डेवलप हुआ। इस घर्षण बल की वजह से क्या हुआ, ये टुकड़े जो थे ये टुकड़े अपनी जगह से टूट के अलग होने लग गए, अर्थात मृदा का निर्माण हो गया। ठीक है, देन आपके आ जाता है आइस। आइस क्या होता है, अब जैसे ये आपके चट्टान है, ठीक है, चट्टान है तो अब क्या होगा, इसके अंदर आपके इस तरीके से दरारें भी होंगी, क्रैक्स होंगे, है ना। इन क्रैक्स में क्या होता है, आपके बर्फ भरी हुई रहती है, ठीक है, आइस भरी हुई है। ये आइस क्या कर रही है, इन दरारों को और ज्यादा चौड़ा कर देती है, और ज्यादा चौड़ा कर देती है, मतलब कि रॉक जो है, चट्टान जो है वो क्या होने लग गई, लूज होने लग गई, जिससे क्या होगा, अब किसी भी फिजिकल फोर्स की वजह से वो आराम से टूटकर अलग हो सकती है। इसी तरीके से आपके वायु, वायु क्या कर रही है, हवा, जब हवा चलती है तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो यहाँ पर होते हैं चट्टानों के, इनको वो एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह लेकर चली जाती है। तो इस तरीके से ये फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो अक्षय का कार्य करते हैं, जिससे कि आपके क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रासायनिक, केमिकल, तो केमिकल के अंदर सबसे पहले आपके आ जाता है जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर केमिकल, केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम रिएक्शन इज गोइंग ऑन। वहां पर क्या हो रहा है, किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से चट्टान जो है वो क्या हो रही है, टूट रही है। आपको पता है चट्टान के अंदर अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, मतलब अपघटित हो रहे हैं, दैट मीन्स टूट रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है कि रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ पानी के साथ क्रिया करके, रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर हाइड्रोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाता है सॉल्यूशन, मतलब कि विलयन। आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, सार्वभौमिक सार्वत्रिक विलयन हम किसे कहते हैं, जल को कहते हैं। तो विलयन की, विलयन में घुलनशील होकर, इसमें वाटर में डिजोल्व होकर कौन से मिनरल्स अलग हो रहे हैं, तो इसके अंदर आपके जिन चट्टानों में फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार, पायरोक्सिन, पायरोक्सिन और एम्फीबॉल की मात्रा ज्यादा होती है, ये सब क्या है, ये सब यौगिक है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। जब जिन चट्टानों में इनकी मात्रा ज्यादा है तो ये क्या होते हैं, ये पानी के अंदर आराम से घुलनशील होकर उस चट्टान से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन भी इसी तरीके से क्या कर रहा है, जल के साथ। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, जब वहां पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, जल क्या है, अवशोषित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन। तो ये भी आपके जैसे ना, आपके जो भी फेल्सपार, पायरोक्सिन वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेम जल के साथ रिएक्ट होके या उससे घुलनशील होके और इसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो एक होता है आपके ऑक्सीकरण, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, तो उसे हम कार्बोनेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं जो क्या कर रही हैं, वेदरिंग का काम करती है, चट्टानों के अक्षय का कार्य करती है।
नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल, जैविक। जैविक में क्या चीजें आ गई, तीन मेन चीजें हैं। पहला है मनुष्य मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि जब हम चलते हैं, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मृदा जो है, सॉइल जो है अपनी जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा रही है। तो एक जगह के लिए तो इरोजन हो गया, लेकिन दूसरी जगह जहां वो पहुंची है उस जगह के लिए क्या हो गया, निर्माण हो गया, है ना। तो ये आपके क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर इस तरीके से। नेक्स्ट आप क्या आ जाता है, पौधे, ठीक है। प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या कर रहा है, रूट्स हैं, रूट्स जैसे जैसे सॉइल के अंदर है ना डीप में जाती हैं तो वो क्या करती है, सॉइल फॉर्मेशन का, जैसे चट्टानों के अंदर वो प्रवेश कर गई, चट्टानों की दरारों में जब वो है ना जड़ें पहुंच जाती हैं तो वो क्या कर रही हैं, चट्टानों को तोड़ने का काम कर रही है। दैट मीन्स सॉइल फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आपके आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, जो क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा का निर्माण करते हैं। बेस्ट एग्जांपल मृदा को कैसे ये हेल्पफुल कर रहे हैं, तो आपने राइजोबियम का एग्जांपल पढ़ा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लियर है। तो या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, डीकंपोजिशन जहां हो रहा है, डीकंपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो ये कुछ आपके वेदरिंग फैक्टर्स हैं, अक्षय कारक है जो क्या कर रहे हैं, वेदरिंग के अंदर हेल्प करते हैं आपके, जो आपके क्या कर रहा है, मृदा निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब आपके मृदा निर्माण के कारक, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है आपके एक्टिव मतलब सक्रिय कारक, एक होता है आपके पैसिव मतलब निष्क्रिय कारक, ठीक है। सक्रिय कारक, अच्छा उससे पहले आपको एक चीज और यहाँ पर पता होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जोफे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये दिया था 1947 में। 1947 के अंदर उसने ये सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो क्लाइमेट मतलब जलवायु। अब जरा पिछले पॉइंट पे जाइए, जलवायु में हम किन चीजों को शामिल कर सकते हैं, टेम्परेचर तापमान को, वर्षा रेनफॉल को मतलब जल हो गया, आइस विंड, ये सारे फैक्टर्स किस में आ गए, आपके जलवायुवीय कारक में आ गए। दूसरा आपके क्या हो गया, बायोस्फीयर, जैविक कारक हो गए बायोस्फीयर, जिसके अंदर कौन सी चीजें आ गई, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जंतु, ह्यूमंस मनुष्य, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव, ये सब आपके किस में आ गए, बायोस्फीयर के अंदर आ गए, जैविक कारक आ गए। इसी तरीके से आपके निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक के अंदर आपके आ जाता है सबसे पहले स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या हुआ, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जैसे हम बात करें कि बेसिकली वेदरिंग क्या कर रही थी, इरोजन का काम कर रहा था, है ना। वेदरिंग का एक मतलब ये भी था कि सॉइल इरोड होके दूसरी जगह जा रही थी, क्षरण होके दूसरी जगह जहां जा रही थी। तो आपके टोपोग्राफी में क्या हो रहा है, अगर आपके ढलान वाली जगह है, स्लोपी फील्ड है, तो स्लोपी फील्ड के अंदर आपके क्या होता है, इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है। अभी वापस मैं एक बात बोल रहा हूं, जिस जगह से मिट्टी हट रही है वहां तो इरोजन हो गया, लेकिन जिस जगह मिट्टी पहुंच रही है वहां क्या हो गया, निर्माण। तो आपके क्या हुआ कि स्थलाकृति ढलान वाली जगह पे इरोजन अधिक होता है, क्षरण अधिक होता है, अर्थात एक दूसरी जगह पे आपके निर्माण की क्रिया भी अधिक हो गई। दैट मीन्स कि आपके क्या हुआ, ये स्थलाकृति इस तरीके से इसको प्रभावित करती है।
नेक्स्ट आपके आ जाता है इसमें पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। अगेन मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी बोला था, पैतृक पदार्थ आपके चट्टानों से निर्माण हो रहा है। अगर चट्टान आपके इग्नेस है, आग्नेय चट्टान है, तो आपके मृदा का प्रकार क्या होगा, अम्लीय होगा। बेसाल्ट है तो क्षारीय होगा। तो ये सब क्या है आपके, जिस तरह की चट्टान में जो खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, आपकी मृदा के अंदर भी उसी तरीके का प्रभाव आता है। नेक्स्ट आपके आ जाता है इसके अंदर टाइम, या हम बोलते एज, ठीक है, मतलब उम्र, मृदा की उम्र क्या है, या मृदा निर्माण में कितना टाइम लग रहा है। तो हमने अभी होराइजन की बात की थी, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, है ना, संस्तर की हमने बात की थी। तो मिट्टी जितनी पुरानी है, याद रखें, उसकी एज जितनी ज्यादा है, होराइजन क्या होंगे, उतने ही डेवलप्ड होंगे। तो आप किसी जगह की मिट्टी को यदि आप खोद रहे हैं, वहां आपको एक पूरी तरह डेवलप्ड होराइजन मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो सॉइल उतनी ही पुरानी है, उसको डेवलप होने में उतना ही टाइम लगा है। एक कंप्लीट होराइजन को डेवलप होने में लगभग 200 साल का समय लगता है। याद रखें, एक कंप्लीट होराइजन को डेवलप होने में कितने टाइम लग रहा है, 200 साल का समय लगता है। So these are some of the factors which affect the formation of soil. Clear है? So this is all about the soil profile and the soil formation, मृदा परिच्छेदिका एवं इसका निर्माण। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you and keep on watching us, subscribe us.